हे भगवान, इस लड़की का क्या किया जाए। इसकी हरकतों से तो ज़रा भी नहीं लगता कि ये कोई सलीकेदार लड़की है। उसकी माँ उसके यूनिवर्सिटी जाने के बाद कमरे में आई तो उसका कमरा हमेशा की तरह बुरी तरह बिखरा पड़ा था। गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा था। अलमारी से निकाले कपड़े नीचे गिरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें इधर उधर फैली थी। तकिए नीचे पड़े थे। आधी चादर बेड पर और आधी नीचे लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई तूफान आकर सब तहस नहस कर गया हो। उसकी माँ एक एक चीज़ उठाती जाती और उसे बुरा भला कहती जाती। आधे घंटे में ही कमरा ठीक हो चुका था। उन्होंने कमर सीधी करते हुए अफसोस में सिर ना में हिलाया कि तभी बेड के नीचे से कुछ चीज़ें झांकती हुई दिखी। यकीनन उसके मैले कपड़े होंगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर निकाले और अफसोस से सिर हिला दिया। इस लड़की को आने दो, आज इसे ठीक से समझाऊंगी, कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। आई लव यू प्रिया, कैसी हो तुम? वो उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। राहुल उसका क्लास फेलो था। लापरवाही से बोलते हुए वो अभी बैठा ही था कि प्रिया के माथे पर बल पड़ गए। आई लव यू की ऐसी की, अभी वो आगे कुछ बोलती कि वो बीच में बोल पड़ा। देखा मैं ना, कहता था, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। देखो, मुझे आई लव यू कह रही है। उसने ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए कहा। तो प्रिया ने गुस्से में आकर अपने पास रखा हुआ बैग उठाया और उठाकर उसके सर पर दे मारा। बहुत ही सस्ते एक्टर हो तुम। तुम्हें मालूम भी है सब लोग हमें देख रहे हैं और तुम हो कि मेरा मजाक बना रहे हो। लोग सच में उन दोनों को देखने लगे थे। अरे ये लोग तो पागल हैं। तुम तो थोड़ी अकल से काम लो यार। मैं क्यों तुमसे मोहब्बत करूँगा? अपनी ज़िंदगी खराब थोड़ी करनी है। अपनी शक्ल देखी है, केले का छिलका। राहुल ने उसका मजाक उड़ाया। क्या कहा? प्रिया गुस्से से खड़ी हो गई। अपनी शारीरिक बनावट पर तंज सुनकर वो आग बबूला हो उठी थी और तेजी से उसके पीछे भागी। यूनिवर्सिटी में जैसे तमाशा सा लग गया था। वो आगे आगे और प्रिया पीछे पीछे। अचानक सीढ़ियों से भागते हुए राहुल का पैर फिसला और वो एकदम से नीचे जाकर गिरा। डर और हैरत से प्रिया के मुंह पर हाथ आ गया था। वो वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गई। राहुल वो सदमे में चीख पड़ी। उसके ग्रुप की लड़कियां दौड़ कर आईं। अरे प्रिया, ये क्या किया तूने? इसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया, प्रिया एकदम से घबरा कर बोली। शायद उसकी कोई हड्डी टूट गई थी। वो दर्द से बुरी तरह करा रहा था। स्टूडेंट्स ने उसे उठाया और अस्पताल ले गए। प्रिया बुरी तरह डर गई थी। वो अपनी हरकत पर अब पछता रही थी। उसे क्या ज़रूरत थी उसके पीछे भागने की? वो तो हमेशा से ऐसा ही था। अगर वो मजाक कर रहा था तो वो उसे नज़रअंदाज कर सकती थी। अस्पताल में राहुल के पैर पर पट्टी बांधी गई थी। प्रिया प्रिया बुरी तरह रोती हुई, घबराई हुई और बेचैन नज़रों से उसे देख रही थी। राहुल, आई एम सॉरी। मेरी वजह से उसके आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने तुरंत पच डाले। अरे नहीं यार, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी ही थी। तुम्हें केले का छिलका कहा था ना, बस खुद ही उसी छिलके पर पैर पड़ गया और बस सज़ा मिल गई। वो हंसते हुए बोला। प्रिया ने गुस्से से उसे घूरा, जो इतनी चोट लगने पर भी शरारत करने से बाज नहीं आ रहा था। तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो। ये सुनकर सब हंस पड़े थे। इतना सीरियस मत लो यार। इस टूटे पैर के साथ भी यूनिवर्सिटी आ सकता हूँ और तुम्हें तंग भी कर सकता हूँ। बेफिक्र रहो। मुझसे इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी तुम्हारी, क्योंकि मुझसे छुटकारा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह यूनिवर्सिटी में लड़ते रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती भी कमाल की थी। उस दिन प्रिया ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी से घर वापस आई। उसे आने में देर हो गई थी
और उसकी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हाथ में गैस का पुराना पाइप लिए उसका स्वागत करने को तैयार थी। कहाँ रह गई थी? उसकी माँ ने आते ही सख्त आवाज में पूछा। राहुल अस्पताल में था, उसे देखने गई थी। प्रिया ने सब सच सच बता दिया। उसकी माँ जानती थी कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। प्रिया, अब ये मत कहना कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है। उसकी माँ तुरंत भाग गई। इसलिए इसलिए डरते डरते बोली, मेरी वजह से क्या होना था? बस केले के छिलके पर पैर पड़ा और मिस्टर धड़ाम से नीचे उसने हाथ का इशारा करके गिरने का पूरा सीन समझाया। उसकी माँ जो पाइप रखने वाली थी, उन्होंने उसी पाइप से उसे जोर से लगा दिया। मम्मा वो बिलबिला उठी। एक तो बच्चे को चोट लगी, ऊपर से तुम मजे ले लेकर बता रही हो कि वो कैसे गिरा। तुम में जरा भी मैनर्स है या नहीं? उसकी माँ उसे डांटने के पूरे मूड में थी, लेकिन वो पहले गुस्सा हुई और फिर हंसते हुए वहां से चली गई। तो प्रिया भी तुरंत भाग गई। वो है ही इसी काबिल। उसने सीढ़ियों तक पहुंचकर ऊंची आवाज में कहा, प्रिया नीचे आओ, फिर बताती हूं कि तुम किस काबिल हो। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और प्रिया कमरे में आ गई और अपना साफ सुथरा कमरा देखकर मुस्कुरा दी। वो सीधे बिस्तर पर गिर गई। उसके सेमेस्टर चल रहे थे और तैयारी की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। वैसे भी उसकी माँ ने उसके मार्क्स देखने होते थे और अच्छे नंबर ना आने पर वहाँ भी कुछ न कुछ उसे सुनना पड़ता था। तो बस अब उसे पढ़ाई पर ध्यान देना था। कुछ दिनों के बाद उनके सेमेस्टर खत्म हो गए थे और अब सब सहेलियां मिलकर प्लान बना रही थी कि सेलिब्रेशन कहाँ किया जाए। चलो ना यार, किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, नेहा ने सुझाव दिया। तो प्रिया ने उसकी बात पर तुरंत हामी भरी। हाँ ठीक है यार, मम्मा भी ज़्यादा शोर नहीं करेंगी, डिनर करके तुरंत वापस आ जाएंगे। हाँ सही है, चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, पूजा भी बोली। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन पैसे कौन देगा? अरे यार, सब मिलकर पे करेंगे, प्रिया ने हंसते हुए कहा। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बेहद कंजूस थी और हर जगह जाकर दूसरों से कहती, यार मेरे बदले का भी पे कर दो। ऐसा करते हैं, एक गेम रखेंगे, जो हारेगा वही सबका बिल पे करेगा। पूजा ने तुरंत कहा, ठीक है, गेम भी खेलेंगे और खाना भी खा लेंगे। और कोई हुक्म है आपका? प्रिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। नहीं, बस अभी के लिए इतना ही, अब घर चलते हैं। वैसे किस दिन का प्लान रखें? तीनों उठकर खड़ी हुई थी। परसों का रख लेते हैं, प्रिया ने बैग कंधे पर डालते हुए कहा। चलो फिर, ठीक है, परसों मिलते हैं, पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा। तीनों अपनी अपनी तरफ निकल पड़ी। मम्मा मुझे डिनर पर जाना है, कोई सत्संग में नहीं, प्रिया ने कहा। उसकी माँ ने गले से दुपट्टा निकालकर उसके चारों तरफ लपेट दिया। तो प्रिया चिढ़कर बोली, मम्मा ऐसे जाऊंगी क्या बाहर? सब लोग मुझे बहन जी कहेंगे। अपनी मॉडलिंग बस घर तक, बस घर की हद तक रखा करो, समझी? उसकी माँ ने सख्त आवाज में उसे डांट दिया। मम्मा आप भी हद करती हैं, ऐसे कौन जाता है इतने बड़े रेस्टोरेंट में? मेरी दोस्त मेरा मजाक बनाएंगी। वो तो कोशिश कर रही थी कि दुपट्टा साथ ही लेकर ना जाए। सीधी तरह से मान लिया करो प्रिया, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। उसकी माँ ने हल्का सा धौल उसकी कमर पर जमा दिया। चलो अब निकलो यहाँ से और रात को जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारे भाई को कॉल करके कह दूंगी कि तुम बहुत बिगड़ रही हो। उसकी माँ ने उसे उसके भाई की धमकी दी। तो प्रिया बुरा सा मुंह बनाकर बाहर निकली, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने दुपट्टा गले से उतारकर सीट पर फेंक दिया था और ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। उसने घुटनों से ऊपर तक आती वाइट लेडी शर्ट और ब्लू पट पहनी हुई थी। वो कोई बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी।
मासूम सा चेहरा जिसमें हल्की सी शरारत घुली हुई थी। रेस्टोरेंट काफी दूर था, इसीलिए वहां पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया था। 8 बजे तक वो वहां पहुंच गई थी और नेहा और पूजा पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रही थी। वो कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई। बहुत देर लगा दी आने में, नेहा ने गुस्से से आंखें निकालते हुए पूछा। यार मम्मा ने इतना दिमाग खराब किया ना, मत पूछो। दुपट्टा सिर पर ही डाल दिया कि इसे पहन कर जाओ, वहाँ सबकी नज़र तुम पर उठेगी, अच्छा नहीं लगता। प्रिया ने बताया तो दोनों हंस पड़ी। यार हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, ये सब करने के बाद भी तुम कौन सी उनकी बात मानती हो? करती तो वही हो जो तुम्हें करना होता है, पूजा ने हंसते हुए कहा। वो ठीक ही कह रही थी। चलो यार ऑर्डर करो, भूख लग रही है। तीनों ने मेन्यू कार्ड उठा लिए और बड़े गौर से सोचने लगी कि क्या खाना है। लगभग 15 मिनट तक सोचने के बाद उन्होंने 3-4 तरह के खाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर में खाना टेबल पर आ गया और वे बातें करते हुए खाने में बिजी हो गई। जब बिल पे करने की बारी आई तो तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। भाई हम तो गेम खेलेंगे, हमारी जो डील हुई थी, पूजा ने बिल से बचते हुए कहा। ठीक है, चलो गेम बताओ, प्रिया ने हाथ मेज पर मारते हुए कहा। तुम्हारा डेयर है, अभी जो सबसे हैंडसम बेटर यहाँ आ रहा है ना, तुम उसे प्रपोज करोगी। अगर तुम नहीं कर पाई तो बिल तुम पे करोगी। अपनी दोस्तों की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा। मैं कोई प्रपोज नहीं करने वाली। अगर वो मेरे गले ही पड़ गया, तो उसने बाल पीछे करते हुए कहा। नेहा और पूजा ने उसे घूरा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो शाबाश, शुरू करो, वो यहीं आ रहा है। उन्होंने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था और उसे देने एक बेटर उनकी तरफ आ रहा था। वो सच में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। प्रिया ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखने लगी। वो धीरे धीरे उनकी टेबल के पास आता जा रहा था और प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो टेबल तक पहुंच गया। प्रिया ने झड़ से कहा, सुनिए 1 मिनट। वेटर रुक गया। आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, मुझे आप बहुत अच्छी लगे, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? भीगी हथेलियों और धड़कते दिल के साथ आखिर प्रिया ने किसी न किसी तरह बोल ही दिया था। मैम, आपका ऑर्डर? उसने टेरी टेबल पर रखते हुए नेहा को प्रिया को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहा। प्रिया बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। अपने दोस्तों की मुस्कुराती नज़रें खुद पर महसूस करते हुए वो धीरे से उसकी तरफ झुककर बोली, प्लीज़, मेरी इज्जत का सवाल है। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी ओर देखने लगा। ठीक है, बताइए होटल में कब रूम बुक करवाना है? उसके सवाल पर प्रिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। उसकी आंखें भर आई। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसकी कलाई थामकर उसकी आंखों में देखने लगा। देखिए मैडम, आप हाथ से बढ़ रही हैं। ये सब मजाक था। नेहा ने मामला बिगड़ता देखा तो तुरंत उनके बीच आकर उस बेटर से कहा, मजाक में आप किसी को भी प्रपोज करके दोस्ती की बात कह सकती हैं। उस लड़के ने हैरानी से प्रिया की ओर देखते हुए पूछा, आप लड़कियों में जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती क्या? उसके शब्द जैसे हवा चीरते हुए उनके कानों तक पहुंचे। प्रिया तो उसे सीधा साधा शरीफ समझकर मजाक कर बैठी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने वाला इंसान इतना सख्त जवाब देगा। वो तीनों को खड़े खड़े सुनाने लगा। वो तीनों बुरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी और वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो जैसे उन्हें पूरी तरह शर्मिंदा कर देने के इरादे से लगातार बोलता जा रहा था। तीनों उससे पंगा लेकर अब बुरी तरह पछता रही थी।
अच्छा अच्छा, ठीक है, गलती हो गई जो आपसे बात कर ली, प्रिया ने कहा और बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। अरे बिल तो देती जाओ, डेयर हार गई हो, पूजा ने पीछे से आवाज लगाई। नेहा ने जल्दी से बिल पे किया और उसके पीछे भागी। आज तो इन लड़कियों की अकल ठिकाने लग गई होगी जिन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। वो लड़का सिर झटकते हुए वापस मुड़ गया। एक हफ्ते के बाद प्रिया सोफे पर बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी कि उसकी माँ ने आकर कहा, तुम्हारे भाई का फोन आया था, 1 हफ्ते के बाद हमेशा के लिए वापस आ रहा है। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई। क्या भाई आ रहे हैं? उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। चलो, भगवान की कृपा है कि उन्हें हमारी याद भी आ गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और किसी लड़की के बारे में भी बता रहा था, उसके घर वाले हमसे मिलना चाहते हैं। उसकी माँ ने उसे और जानकारी दी। मतलब पहले से भाभी भी ढूंढ चुके हैं, प्रिया ने चौंकते हुए कहा। तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसकी माँ ने उसे घूरा। हैरान होने वाली बात तो कोई नहीं, खैर मैं भी अपना पति खुद ढूंढूंगी, उसने मुंह फुलाकर कहा। बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी प्रिया, उसकी माँ ने उसे घूरा तो वो तुरंत हंस पड़ी। मैं सच में अपना दूल्हा खुद ढूंढूंगी, बस आपको पहले बता दूंगी। तभी उसके सर पर हल्की सी चपत पड़ी। मम्मा, उसने गुस्से से पुकारा। मम्मा की बच्ची कब से एक ही बात दोहराए जा रही है। चल उठ, जाकर अपना कमरा साफ कर, उसकी माँ ने कहा। प्रिया मुंह फुलाकर उठकर खड़ी हुई। हर कोई मुझसे बस काम ही करवाता रहता है, पीछे से उसके पापा ने भी हल्के से टोक दिया तो वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने काम करने के बजाय सीधे बेड पर लेटकर मोबाइल उठा लिया और ग्रुप में मैसेज करने लगी। तभी नेहा का मैसेज आया। प्रिया, आज यूनिवर्सिटी के बाद बाहर घूमने चलते हैं, उसने तुरंत जवाब दिया। सॉरी यार, आज नहीं, आज भाई आ रहे हैं, उन्हें टाइम देना है। उसके जवाब में खुशी साफ झलक रही थी। अरे रोहन भैया आ रहे हैं, नेहा ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ यार, तुम लोग भी आकर मिल लेना उनसे, प्रिया ने जवाब दिया। बे सब पार्किंग एरिया की तरफ जा रही थी और ये सुनकर नेहा और पूजा भी खुश हो गई। हम ज़रूर आएंगे, 7 साल हो गए हैं ना उन्हें बाहर गए हुए, उन्होंने कहा। प्रिया के चेहरे पर खुशी देखकर उनकी खुशी भी और बढ़ गई। दोस्तों को बाय बोलते हुए वो खुशी खुशी घर आई थी और अब भाई के वेलकम की तैयारियों में लग गई थी। उसने मदद के लिए थोड़ी देर के बाद कॉल करके नेहा और पूजा को भी बुला लिया था। अब वे तीनों मस्ती करते हुए घर के कॉरिडोर और उसके भाई के कमरे को सजाने में बिजी थी। थोड़ी देर के बाद ही थक कर वो बैठ गई और चाय पीने लगी कि तभी गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है भाई आ गए, प्रिया ने जल्दी से खुश होकर कप मेज पर रखा और बाहर की ओर भागी। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि वो गाड़ी से उतर रहा था। उसे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। प्रिया मेरे बच्चे, उसने बाहें फैलाकर कहा। प्रिया दौड़ती हुई उसके गले लग गई। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया, वो रोते हुए बोली। तभी उसकी माँ भी बाहर आ गई। अरे रोहन, इसका बचपन है कि ख़त्म ही नहीं होता, कब से बच्चों की तरह उछल रही है कि भाई आ रहे हैं और अब देखो अब रो रही है, सविता जी ने हंसते हुए कहा। तो रोहन ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। कोई बात नहीं मम्मा, ये हमेशा मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। उसने एक हाथ प्रिया के कंधे पर रखा और दूसरा माँ की तरफ बढ़ाया तो उसकी माँ भी आकर उससे लिपट गई। रोहन ने एक तरफ बहन और दूसरी तरफ माँ को थाम लिया और उस पल की ममता और अपनेपन को महसूस किया। थोड़ी देर के बाद सब लोग अंदर आ गए। प्रिया की दोस्तों ने रोहन का वेलकम किया तो प्रिया ने उनका उससे परिचय करवाया। रोहन फ्रेश होकर आया तब तक खाना भी लग चुका था। सबने मिलकर खाना खाया। बेटा, आज ही तुम्हारे लिए काम कर रही है,
वरना इसने कभी मेरे साथ कोई काम नहीं किया, उसकी माँ ने शिकायत की। रोहन मुस्कुराकर प्रिया की ओर देखने लगा। मम्मा, अब मैं करूँगा। मम्मा, मैं अब रखा करूँगा इसका ध्यान। उसने बहन को कुछ कहे बिना माँ को जवाब दिया। हाँ बहन, की बड़ी परवाह है तुम्हें। सब लोग हंस पड़े। हालांकि मम्मी थोड़ा नाटकीय अंदाज में नाराज हो गई थी। सब ने खाना खाया। रोहन ने सजावट और तैयारी की तारीफ की। थोड़ी देर के बाद नेहा और पूजा भी चली गई। अब तीनों लॉन्च में बैठी थे। भाई भाभी का नाम तो बताओ, कौन है वो? प्रिया ने रोहन के पास बैठते हुए उत्सुकता से पूछा, तो रोहन एकदम हंस पड़ा। खुद ही देख लो। उसने मोबाइल से तस्वीर निकालकर उसे दिखा दी। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है, प्रिया ने तस्वीर देखते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारी है, लेकिन इससे भी प्यारी तो तुम हो। उसके भाई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वो हंस पड़ी। चलो अब उठो, रात हो रही है। भाई को भी आराम करने दो, बेचारे को न जाने कब से बिठाकर रखा हुआ है। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आया है, वो थक गया होगा, उसकी मम्मी ने कहा। तो वो मुंह फुलाकर उठ गई। जल्दी से शादी कर ले, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे, फैमिली ट्रिप। उसे फैमिली ट्रिप का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोहन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। तो प्रिया खुशी खुशी अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। आज उसे सच में बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। 2 दिन के बाद प्रिया, रोहन और उसकी माँ लड़की वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ था। प्रिया को वहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। 2 बहनें और 2 भाई थे, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी फैमिली। रिश्ता तय होते ही शादी की तारीख भी तुरंत रख दी गई। सबसे ज़्यादा खुश तो प्रिया हो रही थी, जिसका उत्साह और उछल कूद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप में तो बच्चों वाली बाइबा कविता के छोटे भाई विक्रम ने मौका पाकर प्रिया से कहा। हाँ, तो मेरे भाई की शादी होने वाली है, प्रिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। तो वो हंस पड़ा। मेरी भी बहन की शादी होने वाली है। उसने प्रिया की तरफ गहरी नज़र से देखा। तो आप भी खुश होंगे, ऐसी खुशी कौन नहीं मनाता, प्रिया ने गंभीरता से कहा। तो वो फिर से मुस्कुराया। हम लड़के तो ऐसे ही मनाते हैं खुशी, आप लड़कियां खुशकिस्मत होती हैं, उसने मुंह उठाकर कहा। हाँ, लेकिन आपसे कम, प्रिया ने कुछ अफसोस से कहा। क्यों? विक्रम ने हैरत से पूछा। क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और बेचारी लड़कियां कई बार मजबूरी में शादी करती हैं, उसने हल्की उदासी से कहा। प्रिया कुछ पल उसे देखती रही। आप भी अपनी मर्जी से करना, आपके घर वाले तो अच्छे और पढ़े लिखे लगते हैं। जी बिल्कुल, उसने सिर हिलाया। उसके भाई भी वहीं पास में खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी कविता उन्हें खाने के लिए बुलाकर ले गई। जाते जाते भी उसके भाई की नज़रें एक पल को प्रिया पर टिक गई। इधर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। प्रिया हर छोटी बड़ी चीज़ का खास ख्याल रख रही थी। उसने हर दिन की शॉपिंग और तैयारियों की अलग अलग से प्लानिंग की हुई थी। शादी से 3 दिन पहले ही उसकी दोस्तें भी आकर उसके घर पर रुक गई थी और पूरे घर में रौनक और मस्ती का माहौल सा बन गया था। तीनों ने मिलकर खूब मस्ती की थी और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ पहुंचा। प्रिया तैयार हुई, लेकिन उसकी माँ ने उसे पार्लर जाने नहीं दिया। इतना हैवी मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं, और बस इसीलिए वो घर पर ही खुद तैयार हुई थी। उसने बहुत ही खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। एक तरफ कंधे पर दुपट्टा लटक रहा था और हाई हील्स में उसका व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आ रहा था। प्रिया और उसका भाई तैयार होकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उसकी मम्मी ने आवाज़ दी, तो दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। प्रिया तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। आज उनके घर
एक नया सदस्य जो आने वाला था। हॉल में उनका स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से किया गया था। मेहमानों से पूरा हॉल भरा हुआ था। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गई और फिर फोटो सेशन शुरू हो गया। प्रिया की दोस्तें भी आ गई थी और वो उनके साथ सेल्फी लेने में बिजी हो गई। वो देखो भाई, इधर ही आ रहे हैं, नेहा ने रोहन को उनकी तरफ आते हुए देखकर कहा। प्रिया, तुम्हें किसी से मिलवाना है। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले लिया। ये है मेरी बहन प्रिया, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। और प्रिया, ये मेरा फ्रेंड है, हमारी दोस्ती बहुत पक्की है। उसने मुस्कुराते हुए दोनों का परिचय करवाया। तुम? प्रिया ने हैरानी से कहा और उसे गौर से देखने लगी। जी, उसने अनजान बनते हुए पूछा। भाई, ये तो वेटर का काम करते हैं। हम एक बार रेस्टोरेंट गए थे, तब ये वहाँ थे और इन्होंने मुझे बहुत डांटा भी था। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा तो हैरानी से रोहन उसे देखने लगा। कबीर, तुम वेटर हो? कबीर को भी जैसे झटका लगा। बिल्कुल नहीं यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा अपना बिजनेस है। और तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो। उसने थोड़ा सा बुरा मानते हुए कहा और एक नज़र प्रिया पर डाली, जो उसकी पूरी योजना बिगाड़ रही थी। रुको, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाती हूँ, उन्होंने भी तुम्हें देखा था, प्रिया ने कहा और अपनी दोनों दोस्तों को बुला लिया। लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। प्रिया, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो तो क्लीन शेप था और उसके कान भी कुछ अलग थे, नेहा ने कहा। अरे बुद्धू, दाढ़ी रखने में कौन से साल लगते हैं? ये वही है, ध्यान से देखो। प्रिया किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं थी। छोड़ो यार, रोहन ने बात खत्म करते हुए कहा। तुमने जिसे देखा होगा वो शायद कबीर से मिलता जुलता होगा। तभी रोहन को उसकी माँ ने बुला लिया और वो वहाँ से चला गया। उधर प्रिया और कबीर खाने की तरफ बढ़ने लगे। प्रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वही हो। उसने उंगली उठाकर कहा, कैसे यकीन है? सबूत दो। कबीर ने संजीदगी से उस लड़की को देखते हुए पूछा। क्योंकि तुम नहीं, तुम्हारी आंखें। उसने कंफ्यूज होकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, क्या क्या, मेरी आंखें आ गई? बोलो। नहीं, आंखें नहीं, ये कुछ अलग है। उसने परेशानी से माथा मसला और फिर वहाँ से झुंझुलाकर हट गई। वो आदमी उसे बहुत रहस्यमयी लग रहा था। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा और सिर पर हाथ फेरने लगा। उधर प्रिया लेडीज वॉशरूम की तरफ आ गई थी। खाते समय उसकी ड्रेस पर रायता गिर गया था। वो साफ करने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, कैसी हो प्रिंसेस? उसने मुड़कर देखा, वो उसके भाभी का भाई विक्रम था। आप यहाँ लेडी वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? जेंट्स का हिस्सा अलग है। प्रिया ने सख्ती और गुस्से से कहा। यहाँ कोई नहीं है तो तुमसे मिलने आया हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बदतमीजी है? प्रिया डर और गुस्से से बोली। वहाँ सच में कोई नहीं था और ऊपर से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। बदतमीजी नहीं, पागलपन है जो तुम्हारी अदाओं को देखकर हो गया है, उसने कहा और झट से प्रिया को पकड़कर दीवार के पास लगा दिया और खुद उसके बहुत करीब आ गया। मुझे छोड़ो, मैं भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, प्रिया ने डरते हुए धमकी दी। अफसोस, अभी तुम्हारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, उसने ताना दिया। तो प्रिया बुरी तरह घबरा गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। वो पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। उसे यकीन न आया कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है और वो यूं बेबस हो जाएगी
उसने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। वो नाजुक सी थी और वो हट्टा कट्टा मर्द। छोड़ो मुझे! वो गुस्से से उसे हटाने की कोशिश कर रही थी और वो अपनी मनमानियां लगातार करता जा रहा था। उसके हाथ प्रिया की बैक पर थे, जो उसके बिलौज की बंधी डोरी को खोल रहे थे, जबकि उसके हाथों की सरसराहट महसूस करते हुए प्रिया के पूरे वजूद से जान निकलने लगी थी। आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे थे। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। यार, इतना डर क्यों रही हो? जो तुम सोच रही हो। वैसा कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूँ। क्या गोरी बेदाग रंगत है तुम्हारी, एकदम मलाई जैसी। वो उसकी डोरी को खोलता हुआ अपने सख्त हाथों से उसकी नर्म पीठ को सहलाने लगा। उसके स्पर्श से प्रिया के पूरे वजूद में चींटियां सी रेंगने लगी। अगले ही पल आगे झुकते हुए वो उसके कान की लौ को अपने होठों से छू गया था। प्रिया ने करंट खाकर अपना आप पीछे खींचा। प्रिया का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कोई है? प्लीज हेल्प! उसके गले से बहुत ही धीमी और घुट्टी घुटी सी आवाज निकली थी, लेकिन तेज म्यूजिक में उसे सुनना लगभग नामुमकिन था कि तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुला। छोड़ो उसे! अंदर आने वाले ने बिना देर किए उस आदमी को जोर से धक्का दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो आदमी गिरकर नीचे कराने लगा। आने वाले ने एक नजर घबराई हुई प्रिया पर डाली। उसका दुपट्टा कंधे से नीचे खिसक गया था और ड्रेस भी डोरी खुलने की वजह से अस्त व्यस्त हो गई थी। उसने तुरंत नीचे से दुपट्टा उठाया और संभाल कर उसके कंधों पर डाल दिया। प्रिया ने कांपते हाथों से दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। अब वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उधर वो आदमी अभी भी नीचे पड़ा दर्द से करा रहा था और सामने खड़ा कबीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर अगले ही पल उसने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। प्रिया लगातार रोते हुए दोनों को देख रही थी। जैसे तैसे मार खाता हुआ विक्रम खुद को बचाता हुआ वहां से भाग गया। ठीक हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं? कबीर दोबारा उसके करीब आकर खड़ा हो गया। प्रिया ने डर से कांपते हुए बस सिर हिला दिया। वो अभी भी बुरी तरह सहमी हुई थी। थैंक्स। खुद को संभालते उसने धीरे से कहा और आगे बढ़ने लगी। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से पलटकर उसे देखने लगी। कबीर ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तुम ऐसे ही बाहर जाओगी? बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। उसने धीरे से उसका दुपट्टा कंधों से हटाया और पीछे की खुली डोरियों को बांधने लगा। किसी मर्द के स्पर्श से प्रिया को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बहुत नरमी से उसकी डोरियों को बांध रहा था कि तभी विक्रम रोहन को लेकर अंदर आ गया। रोहन, जीजू देखिए, ये दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं? विक्रम की आवाज पर रोहन और विक्रम की आवाज पर कबीर और प्रिया दोनों ने पलटकर देखा। कबीर ने तुरंत हाथ पीछे किए और प्रिया के कंधों पर दुपट्टा ठीक से डाल दिया। इसने आपको बताया नहीं कि इसके साथ इसने क्या किया है? कबीर कुछ कहता इससे पहले ही रोहन गुस्से से भर उठा। मैं जो देख रहा हूं ना, वही काफी है। तुम और मेरी बहन। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसने देखा था उसी को सच मान बैठा था। रोहन, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसकी मदद कर रहा था, वरना ये तुम्हारा साला जो इसके साथ करने वाला था। तुम और ये किसी को मुंह नहीं दिखा पाते।
कबीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहन ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। प्रिया कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से उसका सर चकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आज के बाद मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे पहले बता देते। मैं इज्जत से इसे तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन तुमने तो चोरी छुपे मेरी इज्जत पर ही वार कर दिया। अब मुझे इस लड़की को अपने घर में नहीं रखना, इसे यहाँ से लेकर जाओ। रोहन गुस्से में कहकर वहां से चला गया। पास खड़ा विक्रम हल्की सी मुस्कान दबाकर रह गया। कबीर ने परेशान होकर सिर पर हाथ फेरा। क्या मुसीबत है यार, कैसा भाई है, अपनी बहन पर भी भरोसा नहीं किया, उसने खुद से कहा और प्रिया को गोद में उठाकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया ताकि कोई उन्हें इस हालत में देख ना सके। वो उसे लेकर सीधा अपने घर आया था, क्योंकि इतनी ज्यादा सज धज के साथ अस्पताल ले जाना ठीक नहीं लगता। अब वो उसके होश में आने का इंतजार करने लगा और करीब 2 घंटे के बाद प्रिया को होश आया। उठ गई तुम? उसने धीमे से पूछा। भाई कहते ही प्रिया घबराकर उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन कबीर ने उसे संभालकर फिर से बिस्तर पर बिठा दिया। वो कुछ बोलने के बजाय रोने में लगी रही। भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे घर से नहीं निकाल सकते, मुझे घर जाना है। भाई को सारी बात बतानी है, मम्मा को सारी बात बतानी है। उसका यूं रोना बिलखना देखकर कबीर ने गहरी सांस ली। वैसे तो तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, लेकिन आज अपने भाई के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई तुम कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी इसी चुप्पी ने देखो मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मैं डर गई थी, उसने रोते हुए मासूमियत से कहा। वो पहले गुस्सा होता हालत समझ आने पर उसने प्रिया की ओर देखा। वो सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सदमे में आकर कुछ न बोलना एक सामान्य प्रक्रिया थी। वो पढ़ा लिखा था, समझ सकता था। हम अभी जा रहे हैं तुम्हारे घर और तुम्हारे भाई को समझाएंगे, उसने कहा। वो वो तुरंत खड़ी हो गई। हाँ, मुझे यकीन है मामा और भाई मान जाएंगे, उसने सिर हिलाते हुए कहा। जब वो लोग घर पहुंचे तो दुल्हन का स्वागत हो चुका था और अब इस वक्त वो कमरे में बैठी हुई थी। वो लोग अंदर आए तो उसकी माँ परेशानी से रोहन से बात कर रही थी। तुमने उसे ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया रोहन? मेरी बच्ची गलत नहीं हो सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसकी माँ पूरे विश्वास से कह रही थी। मम्मा, प्रिया ने पुकारा। प्रिया मेरी बच्ची। वो उसे गले लगाने ही वाली थी कि रोहन ने उन्हें रोक लिया। मम्मा, ये लड़की हमारी इज्जत के कातिल है। अगर मुझे कविता के भाई ने सब कुछ ना बताया होता तो मैं कैसे यकीन करता? ये पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं, उसने गुस्से से प्रिया की ओर देखकर कहा। वो इनकार में सिर हिला रही थी। तभी कविता भी शोर सुनकर वहां आ गई। रोहन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि अब हालात ही ऐसे हो गए हैं। तुम्हारी बहन ठीक नहीं है। इसने मेरे भाई को बरगलाया था। उसने उल्टा प्रिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। अपने भाई को बचाने के लिए उसे कुछ तो करना था। मैंने इन दोनों को इशारे करते हुए भी देखा था। बल्कि इससे आगे मैं तुम्हें क्या बताऊं रोहन? मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन जब हालात ऐसे हो गए हैं तो बताना ही पड़ेगा। बेज ने इन दोनों को एक ही कमरे से एक साथ निकलते हुए भी देखा था, और वो भी इस हालत में कि ये लड़का कबीर अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ बाहर आ रहा था। अब तो समझ जाओ तुम्हारी मासूम सी दिखने वाली बहन की करतूत क्या है, उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, जबकि उसकी ये बातें सुनकर
जहां प्रिया सदमे में चली गई थी, वहीं रोहन का खून गुस्से से खौलने लगा था, जबकि कबीर का तो बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी झूठ बोलती कविता का गला दबा दे, जो अपने भाई को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। रोहन आगे बढ़ा और उसने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो संतुलन न रख सकी और दूर जाकर गिर पड़ी। कबीर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाया। भाई, उसने रोते हुए तड़प कर कहा, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। उसने हिम्मत करके कविता से कहा। कबीर ने प्रिया को संभाल लिया था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ रोहन, मुझे सालों से जानते हैं। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। आखिर को वकील हूँ मैं। उसने गर्दन अकड़ाकर कहा, इसको लो, निकलो यहाँ से। मैं अपनी नई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता। रोहन ने गुस्से से कहा, तुम गलती कर रहे हो रोहन, और याद रखना, जब तुम्हें पछतावा होगा तो मैं तुम्हें प्रिया से मिलने तक नहीं दूंगा। उसने दो टोक अंदाज में कहा और प्रिया को अपने साथ खड़ा कर लिया। वो जाना नहीं चाहती थी। उसकी माँ रो रही थी, जबकि रोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। अच्छा नहीं किया तुमने, उसकी माँ ने अपनी बहू से कहा। किसी एक को तो बुरा बनना था, आपकी बेटी ही सही। उसने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। तो सविता जी उसे बस देखती रह गई। वो समझ गई थी कि अब उनकी जिंदगी आसान नहीं रहने वाली। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर में रहना है, अपनी माँ के साथ, उसने गुस्से से कहा। तुम्हारा भाई फैसला सुना चुका है। तुम इस घर में, तुम उस घर में नहीं रह सकती। वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, फिर कहाँ जाओगी तुम? उसने संजीदगी से पूछा। कहीं भी, लेकिन आपके साथ नहीं। उसका रोना लगातार जारी था। तुम्हारे भाई भाभी तो शादी के फेरे लेते ही तुम्हारा भाई तो शादी के फेरे लेते ही पराया हो गया है। तुम्हारी माँ को तुम पर यकीन है, लेकिन बेटे की वजह से वो भी खामोश है। और कौन है तुम्हारा? इतनी आसानी से यकीन टूट जाता है। मैं तो बेकसूर हूँ, जुल्म मेरे साथ हुआ है। आप ना आते तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, जबकि मेरे भाई ने बहन की बजाय उस पर यकीन किया जो झूठ बोल रहा था, उसने रोते हुए कहा। तुम्हारा भाई पूरी तरह अपनी पत्नी के कंट्रोल में है प्रिया, और जो मर्द अपनी पत्नी के बस में हो जाते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। भाई ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उनसे जितनी मोहब्बत थी, मुझे आज सब खत्म हो गई। वो रोते हुए बोल रही थी। उसकी हिचकियां बंद गई थी। कबीर ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। पानी पियो, और मैं तुम्हें ऐसे अपने घर में नहीं रख सकता। शादी करनी होगी मुझसे, उसने कहा। तो प्रिया ने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। उस दिन रूम वाली डिमांड पूरी करने के लिए शादी करना चाहते हो ना? उसने गुस्से से पूछा। उसे पूरा यकीन था कि ये वही वेटर है। शट अप, उसने लाल आंखों से गुस्से में कहा। उसकी चलती जुबान पर कबीर को गुस्सा आ रहा था। अपने भाई भाभी से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हारी? तब तुम्हारी जुबान तालू से क्यों चिपक गई थी? और अब देखो मेरे सामने कैसे तेज तेज चल रही है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, उसने जिद भरे शब्दों में कहा। कबीर ने अचानक ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। उतर जाओ और आधी रात में सड़क पर रहो, उसने कहा, और उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया। इतनी देर से उसके साथ ना जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह गाड़ी रोकने पर वो एक पल के लिए बुरी तरह से घबरा गई थी। कबीर ने दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। फिर खुद गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। अब गाड़ी से उतरकर प्रिया को एहसास हुआ कि वो बेकार में ही उससे बहस कर रही थी।
सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही वहां से गुजर रही थी। अचानक 2-3 कुत्ते उसे देखकर बढ़ने लगे। वो डरकर भागने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! उसने रोते हुए आवाज लगाई और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। अचानक ही सामने से कबीर आ गया और वो भागते हुए उसके चौड़े सीने से जा टकराई। कबीर को अपने सामने मौजूद पाकर जैसे प्रिया को किसी सुरक्षा का एहसास हुआ था और फिर वो बिना कोई परवाह किए उसके सीने से लिपट गई। वो कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचाओ उनसे! वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने में चेहरा छुपाए रोते हुए बोल रही थी, जबकि कुत्ते उसे देखकर भाग चुके थे। रिलैक्स हो जाओ, कुत्ते भाग गए हैं। तुम्हारी चीखों से तो बड़े बड़े भूत भी भाग जाएं। वो तो बेचारे मासूम से कुत्ते थे। उसका तंज सुनकर प्रिया के रोने में तुरंत कमी आई थी। फिर उसके सीने पर मुक्का मारते हुए उससे अलग हो गई। निकल गई सारी अकड़। उसने प्रिया से एक आईब्रो उठाकर पूछा, ठीक है, कर लेते हैं शादी। आंखों के आंसू हथेली से साफ करते हुए वो बेबसी से बोली। उसने देखा कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान गई थी। कबीर ने सर झटका। घर में रखने की वजह से करनी पड़ रही है, कोई शौक नहीं है मुझे तुम जैसी मुसीबत को सिर पर लेने का। तुम्हारी इज्जत बचाते बचाते अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, उसने गुस्से से कहा और आगे बढ़ने लगा। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन कबीर ने उसकी कोई बात सुनने की जरूरत महसूस नहीं की। दोनों कबीर के घर पहुंचे और फिर उसने शादी का इंतजाम किया। अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाकर वो प्रिया को पास के मंदिर में ले गया। वहीं उन दोनों की बेहद सादगी से शादी हो गई। प्रिया बहुत रोई थी। उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि जिससे उसकी शादी हो उसे वो पहले से पसंद करती हो, लेकिन यहाँ तो वो उसे पहले से ना पसंद करती थी। ये मेरा बेड है, उसने घर आते ही कहा। तो मैं क्या करूं? प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया। वैसे भी वो शादी करके बुरी तरह पछता रही थी। सोने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, उसने संजीदगी से कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मनहूस कहीं का वेटर, उसे अब भी यकीन था कि वो वेटर ही है। उसने गुस्से में अपने लिए सोने की जगह ढूंढी, फिर कपड़े देखे। वो इन कपड़ों में नहीं सो सकती थी। यार, कपड़े भी नहीं हैं, उसने झुंझुला कर सोचा। तभी वो बाहर आ गया। तौलिए से बाल सुखाते हुए बेड पर लेट गया। लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। कबीर का हुक्म सुनकर प्रिया सर से लेकर पैर तक बुरी तरह से सुलग उठी थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ खड़ी हूं, उसने गुस्से से कबीर को घूरते हुए कहा। अगर बाहर जाओगी तो रोशनी ही रोशनी है, तो तुम शौक से कमरे से बाहर जा सकती हो। आज शादी में जाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने भी बिना लिहाज के जवाब दे दिया। हाँ, हीटर की कमी जो रह गई थी, इसलिए तुम्हारा आना तो बनता था। उसने भी अपने बदले का पूरा अंदाज दिखाया। कबीर बेड से उठा और उसके पास आ गया। क्या कहा वेटर? मेरे साथ रहते हुए तमीज से बात करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, उसने गुस्से से प्रिया से कहा। वो एक ही बात का बार बार उसे ताना दे रही थी। बेटर को बेटर ही कहूंगी, कोई एसपी डीएसपी नहीं हो तुम जो मैं तुमसे डरूं और तुम्हारी इज्जत करूं। अब कबीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झटके से बाजू से पकड़कर प्रिया को दीवार से लगा गया और खुद उस पर साया किए खड़ा हो गया। हल्के अंधेरे में उसकी आंखें प्रिया को साफ नजर आ रही थी। दूर दूर रहकर बात करो मुझसे। कबीर के इतना करीब आने पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसके वजूद से उड़ती धीमी धीमी सी खुशबू प्रिया को और ज्यादा घबराहट में डाल रही थी।
जबकि उसकी घबराहट देखकर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस दूर दूर से ही बहादुर बनती थी, पास आने पर उसकी जैसे हवा निकल जाती थी। 2 कदम का फासला है हमारे बीच और इसे दूर ही कहते हैं, उसने कहा और प्रिया को छोड़कर पीछे हट गया। लाइट ऑन कर दो और अपने कुछ कपड़े दे दो मुझे, उसने इस बार मुंह बनाकर कहा। मेरे कपड़ों में तुम आ जाओगी? उसने हैरानी से उसके नाजुक वजूद को देखते हुए पूछा। अरे यार, तो और क्या पहनूं? उसने भी झुंझुलाकर कहा। अच्छा देख लो, जो ठीक लगे अलमारी से निकाल कर पहन लो और मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने कहा और सिर पर तकिया डालकर लेट गया। उसे सोते समय रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी और कबीर का ट्राउज़र और एक टी शर्ट निकालकर खुद को लगाकर नापने लगी। कपड़े बड़े थे, लेकिन फिलहाल काम चल सकता था। वो वॉशरूम में जाकर चेंज करके बाहर आ गई कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो भूखी है। खाना खाने से पहले ही उसकी जिंदगी में ये एक नया तमाशा शुरू हो गया था। सुनो बेटर, वो बेध्यानी में उसे दोबारा से बेटर बोल गई थी। कबीर ने तकिया हटाकर उसे गुस्से से घूरा। सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, भूख लगी है, उसने मुंह लटकाकर मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। किचन में जाकर देख लो, कुछ खाने को होगा, उसने कहा और दोबारा से सोने के लिए करवट बदल ली। मैंने कभी किचन में काम नहीं किया और ये मुझे खुद देखने को कह रहा है। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चली आई। वहां फ्रिज में देखा तो मटर पुलाव रखा था। उसने निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसने जिंदगी में कभी भी ठंडा खाना नहीं खाया था और अब्बू जबरदस्ती उसे गले के नीचे उतार रही थी। उधर कबीर उसे किचन में भेजकर खुद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसका ध्यान उसी लड़की पर जा रहा था। वो झुंझुलाकर तकिया फेंकते हुए उठकर बैठा और उसके पीछे पीछे किचन में आ गया, जहां वो आंसू बहाते हुए जबरदस्ती खाना खाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके पास आया, उसके हाथ से प्लेट ली और अवन में रख दी। ये अम्बन है, इसमें तुम खाना गर्म कर सकती हो, उसने माथे पर बल डालते हुए कहा। मुझे इसे चलाना नहीं आता, उसने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा। चलो, आज मैं कर देता हूँ, उसने सिर हिलाया और थोड़ी देर के बाद गरम गरम खाना उसके सामने रख दिया। वो सिर्फ यह देखने आया था कि वो खाना खा भी रही है या फिर बिना खा ही लौट जाएगी। और अच्छा ही हुआ कि वो आ गया था, नहीं तो वो जबरदस्ती 2-3 कौर खाकर भूखी ही वापस चली जाती। अब वो इतना भी पत्थर दिल नहीं था कि किसी के एहसास को समझ ना सके, खासकर उस मासूम लड़की के। वैसे मैंने तो दोस्ती की बात की थी और तुमने सीधे शादी ही कर ली, प्रिया ने कमरे में आकर कहा। वो उसे खाना देकर पहले ही कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसके कुछ ना बोलने पर वो भी चुप हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही वेटर है, कमरे का ऑफर करके कमरे में ही ले आया। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका सारा तनाव जैसे दूर हो गया था। वो सुकून से आंखें बंद करके सो गया, ये जाने बिना कि वो भी बेड पर ही सो रही है। तुमने अच्छा नहीं किया रोहन, उसकी कोई गलती नहीं थी। सुबह सविता जी ने रोहन से समझाने की कोशिश की। मुझे उसका नाम इस घर में नहीं सुनना मम्मा। मेरे ससुराल वाले इतने भी गए गुजरे नहीं कि मेरी बहन की इज्जत पर दाग लगाए। आपकी बेटी पहले से ही उसे जानती थी। उसने खुद कहा था कि वो उसे रेस्टोरेंट पे मिल चुकी है और फिर पता नहीं कौन से वेटर की कहानी सुनाने लगी।
उसने हाथ उठाकर अपनी माँ को रोकते हुए कहा। सविता जी चुपचाप उसे देखती रह गई। इस बार तुम गलती कर रहे हो रोहन, उसकी माँ ने सप्ती से कहा और वहां से उठकर चली गई। वो कंधे उचकाकर अपनी नई नवेली पत्नी के साथ नाश्ता करने बैठ गया। मुंह दिखाई की रस्म में प्रिया नहीं थी। ये बात किसी और को महसूस हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उसकी माँ को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। प्रिया को याद करके वो चुप चुप कर रो रही थी। रोहन तो अपनी पत्नी में इतना खो गया था कि सब कुछ भुला बैठा था। वो जो कहती वही करता था, जैसे उसकी अकल कहीं सो गई थी। 2 दिन के बाद वो लोग हनीमून पर भी चले गए। सविता जी अकेली हुई तो उन्हें प्रिया की बहुत याद सताने लगी। उन्होंने नेहा और पूजा को कॉल करके बुलाया। आंटी, इतना सब कुछ हो गया, कब और कैसे हुआ? हमने रोहन भैया से शादी में भी पूछा था कि प्रिया कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर चली गई है। दोनों ने सारा मामला सुना तो बुरी तरह परेशान हो गई थी। आप लोगों को प्रिया की बात सुननी चाहिए थी आंटी, वो ऐसा नहीं कर सकती, नेहा ने कहा। और पूजा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हमें उसका एड्रेस बता दीजिए आंटी, हम जाकर उससे मिल तो सकते हैं ना? उसने मना किया है बेटा, और सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि वो लड़का उसे कहाँ लेकर गया है। वो खुद भी ठीक है या नहीं, कुछ भी पता नहीं। उस लड़के से रोहन की दोस्ती भी कुछ ही दिनों पहले हुई थी, उसकी माँ ने परेशानी से कहा। दोनों वहां से परेशान होकर लौट आई थी। कबीर की जब आंख खुली तो वो पूरा वजन उस पर डालिस बेखबर सो रही थी। प्रिया, उसने गुस्से से उसे पुकारा। क्या है? प्रिया ने भी उतने ही गुस्से से जवाब दिया। कहा था ना कि इस बेड के अलावा कहीं भी सो जाना, लेकिन इस बेड पर नहीं। उसके बावजूद भी तुम मेरे बेड पर सो रही हो, और वो भी मेरे ऊपर पूरा पूरा वजन डालकर। उसने गुस्से में आते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। अच्छा, ये नर्म और इतना बड़ा बेड छोड़कर मैं उस छोटे से सोफे पर जाकर सोऊं? हरगिज भी नहीं। बीवी हूं तुम्हारी, भले ही तुम मेरे पसंदीदा इंसान ना हो, उसने करवट लेते हुए कहा। एक तो ये लड़की, इसकी जुबान बहुत चलती है। उसने गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा और वॉशरूम चला गया। वापस आया तो तैयार होने लगा। प्रिया आंखें खोलकर उसे देख रही थी। इस समय कौन सा रेस्टोरेंट खुलता है? उसने हैरानी से पूछा। प्रिया, उसने दांत भेजकर कहा। पूछ ही तो रही हूं, नहीं बताना तो मत बताओ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। जिस दिन तुम्हें मेरी जॉब का पता लगेगा ना, तुम मुझ पर गर्व करोगी, उसने मुंह उठाकर फर्जी कॉलर झटक कर कहा। हाँ, जैसे तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो, उसने मुंह बनाकर कहा, और कंबल ओढ़कर दोबारा लेट गई वो। उस पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गया, नाश्ता किया, नौकरानी को कॉल किया और चला गया। वैसे तो वो नौकरानी नहीं रखता था, लेकिन अब जबकि प्रिया आ गई थी तो उसकी वजह से उसे रखनी पड़ रही थी। वो गया तो रात तक वापस नहीं आया। प्रिया की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। वो एक दिन में ही पागल होने लगी थी। उसका बस चलता तो कबीर का गला दबा देती। फिर वो रात की 1 बजे वापस आया तो प्रिया बेड पर बैठी रो रही थी। उसे देखते ही उसने तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। ये क्या हरकत है? कबीर ने सख्ती से पूछा। इतनी देर से क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। मेरा काम था यार, उसने गहरी सांस लेकर कहा। वो डरी हुई थी। मैं कब से इंतजार कर रही हूं तुम्हारा, उसने रोते हुए कहा और उठकर एकदम उससे लिपट गई। कबीर एकदम इस तरह खड़ा रह गया। उसके हाथ प्रिया की कमर के चारों ओर नहीं गए थे, बल्कि यूं ही नीचे लटके रहे। अच्छा, रिलैक्स करो, बताओ, कुछ खाया? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, सुबह का नाश्ता किया था,
उसने मासूमियत से बताया। कल से तुम यूनिवर्सिटी जाओगी। ये कहते हुए वो उससे अलग हो गया। वो थोड़ी सी शर्मिंदा सी हो गई थी। वो बाहर आई और थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर आ गया। कबीर ने जल्दी से डिनर तैयार किया। नौकरानी अच्छा खाना बनाकर नहीं गई थी, इसीलिए कबीर ने पनीर की भाजी बनाई थी। प्रिया उसकी तारीफ करने लगी। कबीर मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा। कल से यूनिवर्सिटी चली जाना, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। पुरानी बातें दिमाग से निकालो, उसने कहा। तो प्रिया रोने लगी। जिंदगी को रोक कर रखोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसे आगे बढ़ने दो। उसने उसे प्यार से समझाया तो वो आंसू पोंछने लगी। दूसरे दिन कबीर उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने काम पर चला गया। नेहा और पूजा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन दोनों ने प्रिया की और उसकी माँ की बात भी करवाई, जिससे कि उसे थोड़ा सुकून मिला। वो दोनों को हादसे के बारे में बताने लगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उन्हें उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। दोनों को प्रिया पर अफसोस होने लगा। वो अपनी भाभी को लेकर कितना खुश और उत्साहित हो रही थी, लेकिन उसने आने से पहले ही उसे घर से बाहर कर दिया। छुट्टी में प्रिया को लेने ड्राइवर आया था और उसने कबीर से फ़ोन पर उसकी बात भी करवा दी थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रोहन और उसकी पत्नी हनीमून से वापस आ चुके थे। उसकी माँ और बहू के बीच रोज़ झगड़े होते रहते थे। बहू उन्हें भी घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन रोहन ने इस बार कविता से साफ कह दिया था कि वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा। इधर प्रिया अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी थी। चलो आज उसी दिन वाले रेस्टोरेंट चलते हैं, प्रिया ने न जाने क्या सोचकर कहा। अपने पति पर शक कर रही हो? उसकी सहेलियों ने उसे छेड़ा। नहीं यार, मुझे बस कुछ देखना है, उसने जिद भरे लहजे में कहा। शाम के वक्त तीनों उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। प्रिया बार बार आसपास नजरें दौड़ा रही थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर से उधर घूम रही थी। वो कबीर को ही तलाश कर रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। आज वो बहुत अलग लग रहा था, बहुत अलग। लेकिन प्रिया को न जाने क्यों यकीन हो गया था कि वो कबीर ही है। उसने सहेलियों से रेस्टरूम जाने का कहकर वहाँ से उठी और उसकी तरफ बढ़ गई। वो ऊपर किसी कमरे की ओर जा रहा था। कबीर, उसने पीछे से पुकारा। सामने खड़ी लड़की को देखकर वो एकदम से चौंक गया। ओ गॉड, ये यहाँ भी आ गई। इसके सामने रूप बदल कर भी आ जाऊं तो पहचान लेती है। इससे बचना मुश्किल है, उसने मन ही मन सोचा और प्रिया को अंदर खींच लिया। हाँ बताओ, क्या बात है? उसने सामान्य बनने की कोशिश की। मुझे यकीन है तुम कबीर हो, प्रिया ने उंगली उठाकर कहा। उसने तुरंत प्रिया के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। आवाज़ मत निकालना, बिल्कुल चुप। हाँ, मैं ही कबीर हूँ, लेकिन मुंह बंद रखना, उसने धीरे से कहा और फिर हाथ हटा लिया। ये हुलिया क्यों बदला हुआ है? प्रिया ने भय उठाकर पूछा। पहले ये बताओ, तुम मुझे पहचान कैसे लेती हो? उसने थोड़ा गुस्से से पूछा। प्रिया ने उसके कॉलर को पकड़कर जरा सा हटाते हुए ठीक किया और उसके कंधे पर बना तिल दिखाया, जो उसने रात को सोते वक्त कबीर के कंधे पर देखा था, क्योंकि रात को वो बिना शर्ट के सैंडो बनियान में सोया था। क्या बात है, इतनी गौर से देखती हो मुझे? दाल में कुछ तो काला है, उसने हल्के से मुस्कुराकर एक आंख बिंग करते हुए शरारत से पूछा। कबीर की बात पर प्रिया सिर्फ उसे घूर कर रह गई थी। वैसे मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम मुझे इससे भी ज्यादा गौर से देख सकती हो। मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारा हक है, चाहे जबरदस्ती ही सही। वैसे और भी बहुत सी जगह पर मेरे ऐसे तिल हैं,
तो तुम उन्हें भी देख सकती हो। अजीब सी मदहोशी भरे शब्दों में बोला था कि उसकी बातों का मतलब समझकर प्रिया का चेहरा लाल पड़ा था। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम्हारे जिस्म पर वही तिल है या नहीं जो मैंने घर पर देखा था, प्रिया ने मुंह बनाकर कहा। खुद को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी बातें सुनकर उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार हुआ था। उसे अपनी फीलिंग्स पर हैरत हो रही थी। उसे तो उस इंसान पर गुस्सा आना चाहिए था, बल्कि वो उसकी बातों पर शर्म से लाल टमाटर हो रही थी। दिल की हालत अजीब होने लगी थी। वो होठों का कोना कुचलते हुए उसके इस गुलाबी रूप को देख रहा था। शादी से पहले तक उसे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शादी होते ही पता नहीं क्यों उसके दिल की हालत इस लड़की की तरफ से बदलने लगी थी। उसकी नज़रों से परेशान होकर प्रिया ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही कबीर हो, इसलिए अब झूठ मत बोलना। हाँ, तो तुमसे बचना मुश्किल है यार। कह तो दिया मैं ही कबीर हूं। उसने प्रिया को हल्के से दीवार की तरफ किया और प्रिया उसकी गर्दन में हाथ डालकर खड़ी हो गई। मुझे लगता है हमारा कोई सोल कनेक्शन है, उसने उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा। तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। यू मीन आज से तुम्हें अपनी बीवी मारना शुरू कर दूं? क्या ख्याल है? तुमने तो चोरी छुपे मेरा तिल भी देख लिया। अब तुम भी मुझे रोक नहीं सकती कि मुझे क्या देखना है, उसने शरारत से कहा। तो प्रिया ने तुरंत उसे दूर किया। शट अप, मेरा ऐसा कोई छुपा हुआ तिल नहीं है, उसने गुस्से से कहा। घर आकर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तिल छुपा है, अभी यहाँ से चलो, उसने धीरे से कहा। उसने बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से भेजा, तो वो भी वहाँ से चली गई थी। कबीर ने राहत की सांस ली। वो एक मिशन पर था। उसका टारगेट इस रेस्टोरेंट में रोज आता था और आज आखिरी दिन था। उसे डील करते हुएंगे हाथों पकड़ना था। रात तक वो अपना मिशन पूरा करके घर लौट आया था। प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। ये सोने की एक्टिंग या फिर सोने की एक्टिंग कर रही थी? वाह, पति काम करके आए और मैडम आराम से सो रही हैं। उसने मुंह बनाकर कहा, बताओ क्या काम करते हो? बिजनेस, नौकरी या चोरी? प्रिया ने एकदम अचानक से उठते हुए पूछा। उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था जिससे वो कबीर को डराने की कोशिश कर रही थी। अरे यार, मैं एक मेजर हूं, उसने प्रिया को अपने करीब करते हुए कहा। मेजर? मजाक कर रहे हो ना? उसने शक भरी नजरों से पूछा। आज एक मिशन था जो पूरा हो गया, उसने गंभीर होकर बताया। प्रिया हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। तो तुम सच में मेजर हो? उसने बच्चों की तरह उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। और उसके बाल बिगाड़ दिए? तो वो हंस पड़ा। उसने प्रिया को बेड पर लेटाना चाहा कि वो उछलकर दूर भाग गई। पहले प्रूफ करो कि तुम मेजर हो, वो भागते हुए बोली। कबीर हंस पड़ा। करीब आधे घंटे के बाद वो कमरे में आई थी। एकदम दबे पांव अंदर दाखिल हुई थी। कबीर जो सोया नहीं था, बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो कान लगाकर उसके हल्के खराटों को महसूस करने लगी और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सो गया है, तो वो आराम से बैठ के दूसरी तरफ कंबल अपने ऊपर खींचते हुए लेट गई। लेकिन अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया था जब कबीर का भारी हाथ उसके पेट पर आकर रुका। मुझे लगता है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। हम लोगों को ऐसी एक्टिंग सिखाई जाती है दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए, और देखा ना, तुम बन गई बेवकूफ। झटके से उसे अपने करीब खींचता हुआ वो उसे अपनी बाहों में भर चुका था। चीटर,
वो उसे छोटे छोटे मुक्के मारते हुए खुद से दूर करने लगी, जबकि कबीर हंसते हुए उसे खुद के सीने से भी चुका था और बड़ी नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसके नर्म होठों पर झुक गया। प्रिया ने भी कोई विरोध नहीं किया था, अपना आप उसके हवाले कर दिया, क्योंकि इस स्पर्श में उसे बड़ा ही सुकून और सुखद आनंद मिला था। वो इस सुकून को महसूस करना चाहती थी। वो बड़ी ही नरमी से उसकी शर्ट को उससे अलग कर गया, उसकी नर्म धड़कनों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगा। फिर उसके कान के पास सरगोशी करते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? 21 साल। क्यों, क्या करना है? बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे फिगर को देखकर तुम यही कोई 16-17 साल की लगती हो। वो उसकी छोटी छोटी धड़कनों को जोर से दबाते हुए बोला, तो प्रिया के लबों से एक सिसकी निकली। ओह हेलो मिस्टर कबीर, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने फिगर पर कमेंट नहीं। जानते भी हो कितनी मुश्किल से ये 0 फिगर बनाया है मैंने। तो गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मुझे तो बहुत पसंद है ये नर्म नाजुक सा फिगर। वो उसकी छोटी छोटी नर्म धड़कनों को अपने होठों में लेकर बुरी तरह शक करने लगा और वो सब कुछ भूलकर मदहोशी से आंखें बंद करते। गुस्सा आया था कि जहां खूबसूरत लड़की देखी नहीं वही फिसल गया, लेकिन बाद में लगा जो हुआ अच्छा ही हुआ। तभी किसी ने अचानक उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। वो घबराकर पीछे मुड़ी तो सामने ही रोहन खड़ा था। उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर कविता एक पल के लिए बुरी तरह सहम गई। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही रोहन का हाथ उठा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से कांप रहा था। मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। यू वॉस्टर्ड? कविता भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन आर्य ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम जैसी औरत को अपनी जिंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसने आते ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। तलाक के पेपर तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। उसके मुंह से तलाक शब्द सुनते ही कविता पत्थर की तरह वही जमी कि खड़ी रह गई। तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो, बल्कि घर उजाड़ने वाली औरत हो। उसी दिन रोहन ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी माँ उसे रोकती रह गई, लेकिन रोहन का फैसला अटल था। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। अब वो पछतावे में बैठा रो रहा था। अगले ही दिन शाम को माँ बेटे प्रिया के घर पहुंचे। उस दिन कबीर की छुट्टी थी और वो गार्डन में फूलों को पानी दे रहा था। कभी कभी वो प्रिया के चेहरे पर भी पानी के छींटे मार देता, जिससे कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। अचानक कबीर ने पूरा पाइप उसकी ओर कर दिया और वो पूरी तरह भीग गई। और इस बार प्रिया को गुस्सा आ गया। कबीर के बच्चे, वो गुस्से से उसके पीछे पाइप लेकर भागी थी, लेकिन अचानक उन दोनों को सामने देखकर रुक गई। आप दोनों यहाँ? वो एकदम से घबराकर कबीर के पीछे छिप गई। ये देखकर उसके भाई को बुरा लगा। हम माफ़ी मांगने आए हैं, हमसे गलती हो गई। उसके भाई ने बात की शुरुआत की और फिर उसने सारा सच बता दिया। देखा, मैं झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। प्रिया ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। और मैं भी कहता रहा कि इसने कुछ नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तब आपने विश्वास नहीं किया। तो अब क्यों आए हैं आप यहाँ? इसने अभी अभी तो खुश रहना सीखा था और देखिए, आपके आने से वो फिर से भावुक हो गई। कबीर को प्रिया की आंखों में आंसू देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। ये मेरी बहन है, रोहन ने कबीर को घूरते हुए कहा।
लेकिन अब ये मेरी पत्नी है। कबीर ने भी उसी तेवर में जवाब दिया। तो साबित करो, कोई सबूत दो, रोहन ने तुरंत कहा। एक तो आप दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, हर बात का सबूत चाहिए आपको, कबीर ने गुस्से से कहा। हम प्रिया को घर लेकर जाना चाहते हैं, पूरे हक से बारात लेकर आना, रोहन ने कहा। तभी कबीर ने प्रिया का हाथ कसकर थाम लिया। प्रिया उसकी ओर देखने लगी। 1 मिनट के लिए भी ये कहीं नहीं जाएगी, उसने साफ शब्दों में कहा। रोहन और उसकी माँ कबीर का ये पागलपन देखकर जोर से मुस्कुरा दिए और प्रिया का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख लाल हो गया, क्योंकि अब कबीर ही उसकी जिंदगी का सबसे खास और पसंदीदा इंसान बन चुका था और वे दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे।